और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। रूसी फिजाइया ने यूक्रेन पर बालादस्ती का दावा किया है। रूसी फौज ने यूक्रेनी अवाम से कहा है कि वो कीव छोड़ने को आजाद है। रूसी फौज ने मजीद कहा कि कीव के अवाम के लिए कीव वेस्लिकीव हाईवे महफूज रास्ता है। ख्याल रहे कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है। उधर आज भी कीव, खार्किव और दीगर मुहाज पर रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच झड़पों का सिलसिला जारी है। आज जंग का 5वां दिन है और यूक्रेन के बुरहान पर आलमी बिरादरी की लगातार निगाह है। आलमी प्लेटफॉर्म से लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत पर तबादला ख्याल करने के लिए जनरल असेंबली का खुसूसी हंगामी इजलास तलब करने पर वोटिंग की, जिससे हिंदुस्तान ने खुद को अलग कर लिया। रूस ने इस इजलास की मुखालिफत की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की एक खास करारदाद के तहत वो इसे वीटो नहीं कर सकता था। ये खुसूसी हंगामी इजलास आज है। इस इजलास में 193 रुकन मुल्कों को रूस के हमले पर अपना मौक़िफ़ और ख़यालात रखने की इजाज़त दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद, जिसे यूनाइटिंग फॉर पीस यानी अमन के लिए मुत्तहिद होने का नाम दिया गया है। यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला का सिलसिला लगातार जारी है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया। 4 मरकजी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों का दौरा करेंगे। हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह इनखला के कामों का जायजा लेंगे। और इस बीच यूक्रेन में मुकीम हजारों तलबा को हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। रोमानिया और हंगरी के जरिए यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाया जा रहा है। 5वीं फ्लाइट के जरिए 249 तलबा को हिंदुस्तान लाया गया है। एक रोज पहले ही 3 तैयारों के जरिए 688 तलबा को वापस लाया गया था। हुकूमत ने इस बात का यकीन दिलाया कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तान के तमाम तलबा को बाहिफाजत वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे तलबा का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदुस्तानी तलबा के साथ कैसे मारपीट की जा रही है। राहुल गांधी ने लिखा, हम अपनों को छोड़ नहीं सकते। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ इजहार हमदर्दी किया। साथ ही सरकार से मुतालबा किया कि हुकूमत इनखला के मंसूबे से वाकिफ करवाए। शिवसेना की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने यूक्रेन तनाज़े पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को लेकर अपना रद्द-ए-अमल दिया। जब हमारे खुद के इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं और हज़ारों की तादाद में फंसे हुए हैं और वो बच्चे बता रहे हैं कैसे हॉस्टिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, उनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, उनको खाने की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। इस समय पे इंडिया अगर इकनॉमिक और इमर्जिंग सुपर पावर अपने आप को मानता है, उनको कहीं ना कहीं अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग एलाय रहा है रशिया, उनको बताना पड़ेगा कि ये गैर जिम्मेदाराना काम हुआ है और वॉर गेट्स यू नथिंग। इतने सैंक्शंस उन पे आ गए। स्टांस लेना ये मेरे हिसाब से ज़रूरी था फॉर इंडिया, नॉट क्योंकि किसी के दबाव में आ रहे हैं, नॉट क्योंकि हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग एलाय है, पर क्योंकि जो हमारा नॉन वायलेंस को लेकर और ये सोच है कि वायलेंस विल नॉट बी एबल टू गेट यू एनीथिंग, उसको आगे बढ़ाते हुए एक निर्णय लेना चाहिए था। वहीं मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन में मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के बारे में मीडिया को जानकारी दी। की माताजी और उनकी चाची जी से मेरी भेंट हुई और उन्हीं के माध्यम से फिर मैंने वीडियो कॉलिंग पर उन दोनों बेटियों से, शिवानी से भी और सची शर्मा, दोनों बेटियों से बात की। मैं समझता हूँ माताजी का भी थोड़ा मन हल्का हुआ गा, क्योंकि उसके पहले उनको ये भ्रम था कि वो बंकर के अंदर फंसी हुई हैं और दिनचर्या से भी निवृत्त नहीं हो पा रही हैं। पर अभी जब बात हुई तो वो फ्लैट में थोड़े समय के लिए पहुंच गई हैं, थोड़े समय में पहुंच गई हैं और अभी जब बात हुई तब वो फ्लैट में ही थी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और चिंता कर रहे हैं सभी लोगों की। हमारे मध्य प्रदेश के 19 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं, 7 लोग आज वापस
और आ जाएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत भी कार्रवाई लगातार ऑपरेशन गंगा की जा रही है। और अभी जैसे बेटी शिवानी की और सतीश शर्मा की चाची जी और माताश्री से जो चर्चा हुई है, मैं भी तत्काल विदेश मंत्रालय को भी इस बारे में, हमारे गृह विभाग मध्य प्रदेश को भी इस बारे में मैं एक्टिव कर रहा हूँ। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन में फंसे तलबा को वतन वापसी में हर मुमकिना मदद फराहम करेगी, उन्हें जहाज का टिकट देगी, सफ़र का खर्च देगी। इस तरह का ऐलान मुंब्रा में एक प्रोग्राम के दौरान मेमन जमात के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर ने किया। उन्होंने कहा कि जमात ने एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। अब तक एक तालिब इल्म उनके राब्ते में आ चुका है। इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कोई भी लड़का बच्चा अगर आना चाहता है तो उसकी रिटर्न टिकट, आने की टिकट ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुहैया करेगी, उसको सेव लेकर के आएगी। 009122341228 और AIMJF@gmail.com उससे भी राब्ता कर सकेंगे। हमारी बेग मोहम्मद पार्क, नारायण ध्रुव स्ट्रीट, मुंबई में हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ऑफिस है। उन्होंने अभी मुझे बताया कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स अटके हुए हैं उन्हें यहाँ बॉम्बे में लाने के लिए, इंडिया में लाने के लिए भी जमात पहल करेगी और आई एम श्योर कि उनका सिला उन्हें अच्छे कामों का ज़रूर मिलेगा। और ये इकबाल मेमन ऑफिसर साहब है और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे शहर के लिए कुछ सोचा है। सख्त मेहनत और अज़्म तकरीबन कुछ भी मुमकिन बना सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीज़न 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम किए जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। हमने बायजूस के यंग जीनियस सीज़न 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार and welcome to Byju's Young Genius Season 2। Byju's Young Genius न्यूज़ 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? Really great. आइए बैठिए। This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। और नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन के जो सफ़ीर हैं वो मीडिया से खिताब कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। General situation is rather difficult, but basically it's under Ukrainian control. The plan of Blitzkrieg that the Russians were expecting that within 5-6 hours, maximum 1 day, they will occupy the whole territory and will put up puppet regime,
This plan absolutely failed. It's the 5th day of the war. We are suffering a lot of civilian casualties. According to official information of our Ministry of Health, already 16 children were killed from bombings, shellings, and so on, as a result of Russian peace fighting operation. Only during last 2 days, Russian missiles hit orphanage, oncological center, children polyclinic, kindergarten. The latest our casualties was one museum which was burned down, and yesterday we had also very tragic event when the only in the world the biggest transport plane, Mriya An-225, was destroyed by Russian shelling. It was unique plane, the biggest in the world. Now, even with modern technologies, it's very difficult to build something like this. Taking into account all these tragic events, shellings, killings, Ukraine applied to Hague Court, International Court of Justice. I mean these military crimes and so on. Just 1 hour before this meeting, I received a report that missile hit ambulance. All the people in this ambulance were killed. You saw, I am most grateful to our Indian friends, to the majority of diplomats here. You saw that in front of embassy there is the show of solidarity with Ukraine. People are voluntarily bringing flowers, toys, because as I mentioned, 16 children were killed, lighting candles. Every evening at 7 o'clock we are holding commemoration ceremony with lit candles. Situation, I think that you also monitor the general international situation. Every day, new and new sanctions are imposed upon Russia. You saw that yesterday airspace of Europe was closed for the Russian airplanes. Today, on the pro-governmental Russian side, was information that Minister for Foreign Affairs of Russia, Mr. Lavrov, cannot get to Geneva for the UN conference on disarmament and human rights. And United Nations claimed that they cannot help him to get there. You see the real situation. On the one hand, I do not understand what Lavrov could do at the UN Human Rights Conference. On the other hand, मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि he has not reached Geneva because there will be too many questions to the Russian side on this issue. Let's look at the economic situation in Russia. Let's look at bank rates, at the rate of ruble and other economic indicators. Due to these powerful sanctions, Russian economy is crippling every day.
Ukraine already set up hotline for the parents and the relatives of the Russian soldiers fighting in Ukraine, for those who got lost in Ukraine. There are thousands of calls. You saw today on all major newspapers on the front page the real pictures what is going on. Burning houses, burning Russian tanks, burning Russian armored vehicles. Russia is having absolutely unpredictable for them and unprecedented casualties. According to official estimate, the military casualties killed and wounded of the Russian soldiers is approximately 5,300 soldiers and officers. A lot of prisoners of war. Many of them are absolutely young conscripts, 18, 19 years old. And this figure is mounted. The figure of destroyed Russian planes, tanks, armored vehicles, heavy guns is also mounted. Unfortunately, together with these figures, our casualties are also mounting, and as I mentioned, not only military but civilian. 2 days back, Ukraine officially approached Red Cross to assist Ukraine with taking away and delivery to the Russian border hundreds of dead bodies of Russian soldiers which are scattered on the whole territory. Official statements of the Russian Ministry of Defense not mentioning anything about heavy losses, about heavy casualties. Only yesterday came first information that, not official, but from some local authorities, that one man from their area was killed. And only yesterday, Ministry of Defense of Russia said about their brave soldiers and the fact that they are having some injured and killed. Russian people really do not know a real picture what is going on, but information of course is pouring in Russia. Our position was and yes, please stop the war. We are asking every our foreign partner, please try to exert pressure on Putin to stop war. Today, Ukrainian delegation went to the border with Belarus to hold the first round of peace talks. But even in the time when these peace talks were expected to start, continued shelling, bombing, sporadic attempts to seize. तो दिल्ली में यूक्रेन के सफीर इगोर पोलिखा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि हालात अबतर हैं। यूक्रेन में हलाकतों और तबाही का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया, साथ ही 16 मासूम बच्चों की हलाकत का भी जिक्र किया। हिंदी में भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया और ये भी कहा कि हर दिन नई पाबंदियां रूस पर आयद की जा रही हैं। रेड क्रॉस से भी इस सिलसिले में बात की गई है। दिल्ली में यूक्रेन में हुई हलाकतों पर बड़ी तादाद में जिस तरह से खराज अकीदत पेश किया गया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। सबसे अहम कि एक बार फिर दुनिया से इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए आगे आने की उन्होंने यहाँ अपील की है। अहम खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल एक ब्रेक।
हिजाब के लिए जद्दोजहद कर रही उडुपी की तालिबात को सख्त मुश्किलात का सामना है। उडुपी की सरकारी पीयू कॉलेज की तालिबा अलमास ने कहा है कि उन्हें प्रैक्टिकल इम्तिहान लिखने नहीं दिया गया। एक ट्वीट के जरिए अलमास ने लिखा कि आज उनका आखिरी प्रैक्टिकल एग्जाम था। साइंस रिकॉर्ड बुक मुकम्मल करने के बाद वो जब इम्तिहान देने के लिए अपने कॉलेज गई तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि 5 मिनट में अगर जगह खाली नहीं की तो वो पुलिस को शिकायत कर देंगे। ट्वीट करते हुए हिजाब के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही अलमास नामी तालिबा ने ये बात कही है। हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद हैं हमारे साथी रऊफ हलूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, अलमास ने क्या कुछ कहा है? जी देखिए, अलमास जो इस वक्त जो है हिजाब के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होंने आज ट्वीट के जरिए ये पैगाम दिया कि उन्हें प्रैक्टिकल इम्तिहान लिखने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि साइंस होमवर्क बुक कंप्लीट करने के बाद आज वो उम्मीद के साथ इम्तिहान देने के लिए कॉलेज गई, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर वो जगह खाली नहीं करेंगे तो पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी। तो इसके बाद जो है वो वापस घर लौट गई और उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बात कही कि सिर्फ हिजाब से नफरत की वजह से उन्हें जो है इम्तिहान लिखने से रोका गया है। ये बात अलमास ने कही है, जो उडुपी की सरकारी पीयू कॉलेज की तालिबा हैं, जहां से हिजाब को लेकर तनाजा पैदा हुआ रऊफ, था। आपसे जानना चाहेंगे क्या अलमास के साथ और भी तालिबात थी? जी, ये इस जो हिजाब के लिए जो लड़कियां वहाँ की 6 लड़कियां जो इस वक्त फाइट कर रही हैं, वो लड़कियां को भी रोका गया है या नहीं, इस ताल्लुक से कोई बात नहीं सामने आई है, लेकिन अलमास ने अपने ताल्लुक से ये बात कही है। रऊफ, क्या इंतजामिया की तरफ से, कॉलेज इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई भी बयान? जी, अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से हो या किसी और रुकन की जानिब से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। मणिपुर में पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी है। 11 बजे तक रियासत में औसतन पोलिंग 27.34% रही। सबसे ज्यादा पोलिंग कोंगपोकपी हल्के में सबसे ज्यादा 32.62% रिकॉर्ड की गई। मशरक़ी इम्फाल में भी वोटर बढ़ चढ़कर पोलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। चफराचंदपुर में सबसे कम लगभग 17% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 5 अजला की 38 सीटों पर 173 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। आज जिन सरकर्दा लीडरों की किस्मत का फैसला होगा उनमें वज़ीर-ए-आला एन बीरेन सिंह, उनके काबीना वजीर थोंगाम बिस्वजीत, स्पीकर केमचंद सिंह और नायब वज़ीर-ए-आला यमनाम सिंह के नाम शामिल हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।